हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे उसके ऊपर 50 एमसीक्यू का मॉक टेस्ट लिया जाएगा हर वीक, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकें। एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद रेगुलर आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी फॉर मेंस, ताकि आप बेटर आंसर लिख पाएँ। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, स्पेशली जो एंग्लिसाइज्ड किया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बाय थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले। तो मैक्यूले का जो रेसिस्ट बट हिज इंग्लिश पुश गेव अस पासपोर्ट टू मोबिलिटी, तो किस तरीके से जो मैक्यूले मिनट था 1835 का, उससे आपका इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, और वो किस तरीके से पासपोर्ट बनी मोबिलिटी का। वो चाहे इकोनॉमिक मोबिलिटी हो या फिर पॉलिटिकल मोबिलिटी हो या फिर सोशल मोबिलिटी हो या फिर कल्चरल मोबिलिटी हो। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हम देख सकते हैं कि जब से इंग्लिश एजुकेशन का जो शुरुआत हुआ हमारे देश में, तो ये डेवलपमेंट करने के लिए नहीं था, ये इंटेंशनल नहीं था कि डेवलपमेंट किया जाए देश का। इसमें इंटेंशन ये था कि जो ब्रिटिश रजीम है उसको इंटैक्ट रखा जा सके, जो क्लैरिकल पोस्ट है उसको फील किया जा सके। तो होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, तो जो मैक्यूले मिनट था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह काम किया। तो उसी के ऊपर हम ये चीज़ों को अभी एनालिसिस करेंगे कि जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका की पॉइंट्स क्या है या फिर सब्सटेंटिव क्या है, इस सब्सटेंस क्या है इस आर्टिकल का। और उसके बाद हम जो हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से ऐड करते हैं अबाउट हिस्ट्री, अबाउट चैलेंजेस, अबाउट जो की टर्मिनोलॉजीज है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की टर्मिनोलॉजीज से पहले, ताकि की टर्म्स को समझ ले, ताकि आर्टिकल हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ओके, तो की टर्मिनोलॉजीज में पहला जो मेन जो मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है वो है मैक्यूले मिनट का। तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बाय थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले, जिन्होंने एडवोकेट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। और इसी जो मैक्यूले मिनट है इसके तहत ही जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको इंग्लिश किया गया, और जो वर्नाकुलर था मीडियम था उसको हटा दिया गया। और इसमें जो हमारी ओरिएंटल लर्निंग थी, ओरिएंटल लर्निंग मतलब हमारे देश का जो लर्निंग था या फिर जो ईस्टर्न साइड की जो लर्निंग होती है उसको कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट लर्निंग। तो उसके जगह पे वेस्टर्न साइंस और एजुकेशन को प्रमोट किया गया, ताकि जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको प्रमोट की जा सके, उसके लिए एक जो सपोर्ट है वो बनाया जा सके, और जो अपना खुद का जो कल्चर है उसके ऊपर एक डाउट रहे। तो उसी को कहा गया है कॉलोनियल माइंडसेट की साइकोलॉजिकल लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म फोस्टरिंग सेल्फ डाउट। पासपोर्ट टू मोबिलिटी, तो अभी ये मेटाफॉर की तरह यूज़ किया गया है कि इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है ये एक टूल है एनाबलिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ग्लोबल एडवांसमेंट। तो आज के समय पे देखें तो इंग्लिश क्या है, एक पासपोर्ट टू मोबिलिटी है, और इसको पास्ट में भी देखें तो एक पासपोर्ट टू मोबिलिटी है। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट जो डिबेट था, तो ये 1813 में डिबेट आया था, जब 1835 में मैक्यूले मिनट लाया जाना था। तो उससे पहले बहुत सारा डिबेट हुआ कि क्या हम जो हमारी खुद की फ़िलॉसफी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वर्नाकुलर्स है, संस्कृत है, पर्शियन है, उसको कंटिन्यू करें या फिर इंग्लिश को लाएं। तो मैक्यूले ने इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया अंडर मैक्यूले मिनट। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने और डिफरेंट तरीके के जो स्टडी की थी, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था इन 1861। क्यों? ताकि जो हमारी
हिस्ट्री है उसको और बेटर जाना जा सके बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, तो ये जो मैक्यूले मिनट था इसी में एक थ्योरी था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसमें ये माना गया था कि जो इंग्लिश एजुकेशन रहेगा वो चंद लोगों को ही दिया जाएगा, जो चंद इलीट रहेंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे उनको दिया जाएगा, और उनसे क्या है जो एजुकेशन है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगा, बाकी लोगों के पास जाएगा, तो इलीट टू मासेस जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ ध्यान रखिएगा, ये जो मैक्यूले मिनट है इंग्लिश एजुकेशन लाया गया, तो इसमें पॉलिसी तो ये थी कि क्लार्क बनाना है या फिर जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको सस्टेन करना है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन के साथ जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ वो क्या हुआ, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान निकल के आए, जो आपकी इंटेलिजेंसिया या फिर मिडिल क्लास निकल के आई, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सल राइट्स को भी जाना, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वाया इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और बाद में इन्हीं सभी चीज़ों ने, यही सब आइडिया ने क्या किया, हमारे जो पॉपुलेशन है उनको मोबिलाइज किया। तो इसमें हम देख सकते हैं जो एक पासपोर्ट टू मोबिलिटी उसी समय पे किस तरीके से मिला था, स्पेशली पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए। तो अभी इसमें आर्टिकल को देखें तो आपका जो मैक्यूले मिनट है इसका एक हम क्रिटिसिज्म ये देख सकते हैं कि जो हमारा खुद का जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था, जैसे जो पास्ट में आपके जो पढ़ाई जाती थी वो चाहे आपके टूल में हो या फिर पाठशाला में हो या फिर मद्रासे में हो, या फिर जो हमारे पुराने जो किताबें थी, जो आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता का जो आइडियाज़ था, उन चीज़ों को आपका रिप्लेस कर दिया गया था। तो इससे क्या है, एक जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का जो कंटिन्यूटी था वो इसमें हम थोड़ा बहुत ब्रेक होते हुए दिखाई पड़ता है। फिर पॉजिटिव अनइंटेंडेड जो आउटकम है वो हमने ऑलरेडी देखा, कैसे कि इंग्लिश एजुकेशन आते ही जो आपके स्कॉलर थे, इंडियन स्कॉलर, उन्होंने जो डिफरेंट स्क्रिप्ट थी हमारी उसको डिसाइफर करना चालू किया, और इसमें डिफरेंट ब्रिटिश स्कॉलर्स भी थे, लाइक जेम्स प्रिस्निप थे, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आपका प्रिस्निप ट्रांसलेटेड ब्राह्मी, तो ब्राह्मी की जो लैंग्वेज थी उसको समझने की कोशिश की थी, और जो पुराना हमारा हिस्ट्री था वो निकल के आया था। प्लस इंडियन फिगर्स लाइक चंद्र बहान प्रसाद, फिर उन्होंने मैक्यूले को प्रेस किया था, क्योंकि क्या है, इंग्लिश एजुकेशन आते ही, एजुकेशन फॉर ऑल होते ही जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था इनके अगेंस्ट में काउंटर होने लगा। फिर जो पुरानी प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा हो या विडो का जो हालत था उसको सुधारने में इंग्लिश एजुकेशन ने काफ़ी मदद की, और इंग्लिश एजुकेशन की वजह से ही क्या है, हमारा जो हेरिटेज था उसको रीडिस्कवर किया गया अंडर ब्रिटिश राज। सो जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया, और इसी में हमने तक्षशिला, नालंदा, सांची स्तूपा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन सभी का पता हमें पड़ा। और इसमें इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक आर.डी. बैनर्जी जो मोहनजोदड़ो का जो आपका एक्सकावेशन है ये इन्होंने किया था, फिर जो फाहियान है, ह्यूएनसांग है, इनके द्वारा जो लिखी गई चीज़ें थी, जिससे हमारा जो पास्ट ग्लोरी था वो सभी चीज़ें हमें पता लग पाया। क्यों? जब हमने एजुकेशन में ध्यान दिया, मॉडर्न एजुकेशन में। और उसके बाद सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी भी आप देख सकते हैं, जैसे हमारे लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू जी, बी.आर. अम्बेडकर जी, इन्होंने क्या किया, जो मॉडर्न आइडियाज़ है उसके ज़रिए लोगों को इकट्ठा करने में जो है अपनी जो योगदान है वो बढ़ाई। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम बनने लगा, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था वो आपका डिक्रीज होने लगा, एजुकेशन हो, लॉ हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये सभी चीज़ें डेवलप होने लगी। तो इसे हम देख सकते हैं कि जो आपका मैक्यूले मिनट जो है उसको काफ़ी समय पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। नो डाउट ये बहुत हद तक क्रिटिसिज्म के लायक भी है, लेकिन इसके साथ जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उसको भी हमें देखना ज़रूरी रहेगा। और अभी का अगर हम रिसेंट में देखें तो जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है वो आपके जो मैक्यूलिज्म जो है या फिर मैक्यूले के एजुकेशन में जो इनसफिशेंसी थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपकी जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके ऊपर अभी आज के समय पे खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका एक एग्जांपल हम हेल्थ सेगमेंट में आयुष को देख सकते हैं, जो हमारा पुराना मेडिसिन सिस्टम है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है अंडर आयुष मिशन। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री देखें तो प्री कॉलोनियल एरा में जो एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट से मुगल समय तक, तो उसमें आपकी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट क्या था, गुरुकुल थे, मद्रासास थी, पाठशालास थे, फिर संस्कृत, पर्शियन और वर्नाकुलर्स में पढ़ाया जाता था, और उसमें फोकस था फिलोसॉफी, साइंस,
इन सब चीज़ों में। तो ये सभी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी, खाली मॉडर्न हिसाब से नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन में जो भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, उसके बारे में इंडिया में कहीं बहुत सालों पहले ही खोज हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी पुरानी जो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, ओडांटपुरी है, इसको हम देख सकते हैं। अर्ली कॉलोनियल फेज़ में अगर देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोकस रखा था प्रॉफिट पे, तो एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद जो आपके विलियम जोन्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था 1784 में, और इसी के तहत क्या है, इंडिया की जो आपकी हिस्ट्री है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको समझने की कोशिश की जाने लगी। जो चार्टर एक्ट था 1813, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्ट पास किया गया था, तो उसमें से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एजुकेशन के लिए फंड जो है वो एलोकेट किया था, तो इसको भी खर्च करने में बहुत समय लगा था, और इसमें हम राजा राम मोहन रॉय जी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर मैक्यूले का इंटरवेंशन हुआ 1835 में, तो 1813 में जो चीज़ें सोची गई थी वो 1835 तक आई। उसके बाद 1835 में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी था, उसको आपका रिफ्यूट करते हुए वुड्स डिस्पैच को डेवलप किया गया इन 1854। उस समय आपके लॉर्ड डेलहाउसी थे, तो डेलहाउसी आपके गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, तो उनके समय पे वुड्स डिस्पैच लाया गया। और जो एजुकेशन है, जैसे हर ज़िले में स्कूल होना, स्कूल को चलाने के लिए बोर्ड होना, वैसे जो व्यवस्था है वो की गई, और वुमेन एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया। फिर आप इसमें देख सकते हैं मिड कॉलोनियल एक्सपेंशन 1850 से 1900 के बीच में देखें तो यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसमें अर्ली यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट देख सकते हैं। प्लस हंटर कमीशन का डेवलपमेंट हुआ था ताकि प्राइमरी एजुकेशन में और एम्फासिस किया जा सके। लॉर्ड कर्जन के समय खाली ये था कि जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल लाने की कोशिश की जा रही थी, और इसका पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था, क्यों ये चाह रहे थे सेंट्रलाइज कंट्रोल करना, क्योंकि 1904 तक जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थी उनको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही थी। फिर लेटर कॉलोनियल या फिर इंडिपेंडेंस के समय पे अगर देखें तो कॉलोनियल जो शासन है ख़त्म होने से पहले गांधी जी का वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो उसमें आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 86, और हाल ही में देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज के प्रेजेंट में देखें तो 2020 का हम NEP को देख सकते हैं। तो ये है क्या, पूरा मैंने इसमें आपका ब्यौरा रखा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू दिस इशू, कि अभी अगर हम ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन में प्रेफर करें या फिर मैक्यूलेनिज्म में अगर प्रेफर करें मैक्यूले का सिस्टम पे, तो उससे एक कल्चरल एलिनेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन से क्या होता है, जो हमारी इंडिजीनियस नॉलेज होती है वो डाइल्यूट होती है। फिर एक आप एक्सेस की इनइक्वालिटी देख सकते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लिमिटेड टू अर्बन इलिट्स है, और इसमें क्या है आपके कास्ट, जेंडर, रीजनल डिवाइड हम देख सकते हैं। फिर एक लिंग्विस्टिक डिबेट भी आ जाता है कि क्या सपोर्ट करना है, वर्नाकुलर को सपोर्ट करना है, और उसमें भी आपका हिंदी इंग्लिश का टेंशन जो है साउथ में, उसको हम देख सकते हैं। फिर जो हमारी हेरिटेज रीडिस्कवरी है, नो डाउट वाइल इंग्लिश एनेबल आर्कियोलॉजी इट इनिशियली डिसमिस इंडियंस अचीवमेंट, तो जो रिकॉग्निशन अगर अर्ली देखें तो जो भी आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, इन सभी ने हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है उसको पहले रिफ्यूट ही किया था, और बाद में बहुत देरी से रिकॉग्निशन जो है वो दी गई थी। जो कॉलोनियल माइंडसेट है इंग्लिश एजुकेशन के साथ वो अभी परसिस्टेंट है, वो चाहे आप जॉब में देखें, कोर्ट में देखें, एजुकेशन में देखें, तो जो है लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, या फिर गार्जियन भी उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश से ही क्या है जो अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो मिलती है। तो इसीलिए क्या है, एक आप ग्लोबल वर्सेस लोकल जो बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ गया है, जैसे इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक होमोजेनाइजेशन हो रहा है कल्चर का, एक तरह का कल्चर हो रहा है, जिससे जो आपकी मदर टंग है या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो डाइल्यूट हो रही है। और इसमें क्या है आपकी जो मैक्यूले का व्यू था वो यूरोसेंट्रिसिज्म को लाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिससे जो इंडियन है वो ब्लड से तो इंडियन ही रहेंगे, लेकिन स्किन कलर और ब्लड से इंडियन रहेंगे, लेकिन उनका टेस्ट जो होगा वो कंप्लीट इंग्लिश होगा, जो मॉरल होगा वो कंप्लीट इंग्लिश होगा या फिर यूरोसेंट्रिक होगा।
ओके बाकी की टर्मिनोलॉजीज़ को मैंने आपको बताया। इसमें अगर एक यूटिलिटेरियन लॉजिक से अगर देखें इंग्लिश एजुकेशन को, तो इससे क्या है आपकी एक ये देखी जा सकती है कि ग्रेटर बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे क्या है इंग्लिश जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस है वो इस्तेमाल नहीं होती है, जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है या फिर जो आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है। फिर लिबरलिज्म एंड फ्यूडलिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंग्लिश एजुकेशन की वजह से क्या है मॉडर्न लिबरलिज्म जैसे इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, ये सभी आई, और ट्रेडिशनल जो फ्यूडलिज्म है, कास्ट हायरार्की, उसको चैलेंज किया गया है। तो अभी अगर डायलेक्टिक्स देखें, डायलेक्टिक क्या है, एक मेथड है कि दो आइडियाज़ है, दो में से कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई दोनों आइडिया में से कोई भी ज़्यादा या कम ज़रूरत नहीं है, दोनों ही बराबर ज़रूरत है, तो उसका एक सिंथेसिस हमें देखना ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट आपकी इसमें सोशल, पॉलिटिकल, ये सब आप देख सकेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे इंग्लिश से क्या बेनिफिट होता है, आईटी सेक्टर में बूम हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी हमें इंग्लिश चाहिए। ओके इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो भी इंग्लिश ही हमें कनेक्ट करता है। एथिकली देखें तो एक रेसिज्म का जो मुद्दा है वो हम देख सकते हैं। तो मैकुले का जो व्यू था इंग्लिश को लेके वो एम्पावर करने का नहीं था, कल्चर को थोपने का था, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं। लीगली अगर देखें तो जो डिफरेंट हमारे आईपीसी, सीआरपीसी है, उनको हमें क्या करना चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि एक नेशन में हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो उसमें पढ़ाई का हो या फिर लीगल चीज़ों को समझने में हो या फिर जजमेंट में हो, तो उसमें भी क्या है लोकल लैंग्वेज में चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड अगर देखें तो करिकुलम को क्या करना है, डीकोलोनाइज करना है। तो उसमें हमें लोकल अभी जो एनईपी है ये मदर टंग पे ध्यान देती है, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे सभी को इंक्लूसिव एक्सेस देना है। जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो रूरल एरिया में भी बढ़ाना है, डिजिटल टूल हो, और जो इलिटिज्म है उसको रिड्यूस करना है। इसी के साथ हमारा हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करना है, और वो भी मल्टीलिंगुअल आर्कियोलॉजी को प्रमोट करना ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं उसको मल्टीलिंगुअल या फिर मल्टी लैंग्वेज में समझा जा सके। तो इसीलिए क्या है पॉलिसी को रीफ्रेम करना ज़रूरी है। एथिकल एजुकेशन देना है, तो जो हम सिर्फ लैंग्वेज पे ही ध्यान नहीं देना है, हमें लैंग्वेज के साथ वैल्यू एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। बाकी ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए इंग्लिश जो है वो ज़रूरी है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी आर्टिकल की ओर। तो पीएम प्रोपोजेस न्यू ग्रोथ इनिशिएटिव एट G20। तो हाल ही में जो G20 का समिट है साउथ अफ्रीका में हुआ, और साउथ अफ्रीका में G20 समिट जो है वो कंक्लूड हुआ है, और इसमें यूएसए जो है उन्होंने बॉयकॉट किया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपके जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने जो इजराइल का एक्शन है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। इवन यूएनओ में भी आपके इजराइल के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो इन सभी मुद्दों की वजह से यूएसए ने बॉयकॉट किया है। यूएसए ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है नो डाउट, लेकिन इन पर्सन जो यूएस के काउंटर पार्ट है वो नहीं आए हैं इसमें, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें स्पेशली आपके हमारे देश के ऑनरेबल पीएम ने क्या इनिशिएटिव लिया है, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और ध्यान रखिएगा G20 में कितने मेंबर है, कौन सी और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी मेंबर है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर ऑनरेबल पीएम ने क्या अनाउंस किया है, तो एक पार्टनरशिप अनाउंस की बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये भी पूछा जा सकता है। किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर। तो और इसी के साथ G20 में क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए भी इनिशिएटिव्स जो है वो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने मेंशन किया है। तो अभी उसमें वही चीज़ें मेंशन की है कि जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ, उसको री इमेजिन करना है, और सिर्फ जीडीपी को ही नहीं देखना है, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करना है। तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट से क्या होता है कि एक जो इंक्लूसिविटी है उसको हमें देखना ज़रूरी है। फिर जो एक न्यू ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुआ है
ओके, अनाउंसमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ACI-TI पार्टनरशिप। तो ध्यान रखिएगा ये इस साल के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ध्यान दिया जाएगा, सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाने में ध्यान दिया जाएगा, क्लीन एनर्जी जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सकेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है वो हम अचीव कर पाएंगे, एंड कोऑपरेशन बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टनर्स अक्रॉस 3 कंटिनेंट एंड 3 ओशंस। तो ये जो 3 कंट्री है, 3 ओशन और 3 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसमें एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है US बॉयकॉट का, उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके की जब इंपॉर्टेंट कंट्री मिसिंग रहती है तो इससे क्या होता है, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो इनिशिएटिव है वो अधूरा रह जाता है। फिर ध्यान रखिएगा G20 के समिट में ही हमारे ऑनरेबल PM ने इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म जो आइडिया प्रपोज किया गया था बाई दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उस आइडिया को इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को मेंशन किया है। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या कहता है, जो वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म है उसको काउंटर करता है। ये हमें सिर्फ इंडिविजुअलिज्म की पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना है, सोशल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना है। फिर क्या की इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है बाय इंडिया, तो G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया कोशिश करेगी कि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है उसको स्किल दिया जा सके। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे हल्दी का आपका प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हो, नीम हो, या फिर आपके आयुर्वेदा हो, या फिर योगा हो, तो इन सभी चीज़ों को का रिपोजिटरी बनाया जाएगा ताकि इनको हम क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए। फिर G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम भी बनाया गया है ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को और रोबस्ट बनाया जा सके, और कोरोना जैसे डिजीज़ है, या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपकी डिजीज़ होती है, पेंडेमिक होती है, उसको हम कर्व कर सके। फिर जो आपका एक नार्को टेररिज्म है उसको कर्व करने के लिए भी इनिशिएटिव लिया जाना है। तो इसमें सब्सटेंसेस लाइक जिसका आपका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे फेंटानिल, तो अभी फेंटानिल क्या है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, तो इसमें सैटेलाइट डेटा के रिगार्डिंग भी पार्टनरशिप की जाएंगी ताकि जो डेटा है उसको एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच शेयर किया जा सके। फिर G20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव, तो अभी क्रिटिकल मिनरल क्या है, आज के जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी जो देश है वो कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली इंडिया मदद करेंगी आपकी अफ्रीकन नेशंस को। इसमें थोड़ा बहुत अभी हिस्ट्री देख लेते हैं कि G20 का इवोल्यूशन कब हुआ। 1999 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, और उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर लेवल पे ये मीटिंग होता था। और ये G20 इवोल्यूशन 1999 में क्यों हुआ, क्योंकि 1998 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था तो इसने वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया था, स्पेशली एशियन रीजन को। तो इससे इस तरीके का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ना आए, इसके लिए G20 का पहला जो आपका पड़ाव है वो लिया गया था। फिर 2008 में हमने देखा था सब प्राइम क्राइसिस हुआ। उसी के बाद क्या किया गया, जो आपका G20 है उसको मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आया गया। और G20 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का रोल क्या है, पहले तो इंडिया एक रूल टेकर था, अभी के समय रूल मेकर है। देन अब जो हमारा G20 समिट दिल्ली में हुआ था, लीडर्स डिक्लेरेशन इन 2023, तो उसमें भी इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ है उसको लेके जो वॉइस है रेस किया था, और अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करवाया था। और आइडियोलॉजिकल रूट अगर देखें तो इस समय क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में मेंशन किया है। तो अभी क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मेंस में बन सकता है, प्री में बन सकता है। पर्टिकुलर आइडिया किसने दिया, ये आइडिया किससे रिलेटेड है, तो ये आइडिया क्या करता है, इट वांट्स टू सीक बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ ह्यूमन एंड डिफरिंग फ्रॉम वेस्टर्न मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म से आगे बढ़ के हमें मटेरियल के साथ भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी हमें देखना है, ताकि हम सोसाइटी में एक क्या कर सके, हारमोनियस वे से रह सके। बाकी चैलेंजेस क्या है, नार्को टेररिज्म का एक चैलेंज है। देन जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, US का बॉयकॉट को हम देख सकते हैं। एक सप्लाई चेन रेजिलियंस का प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑलरेडी बताया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें क्या होता है जो भी चीज़ें हैं उसको रिसाइकल करके फिर इस्तेमाल करना। ACITI जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया के बीच जो पार्टनरशिप होगी इन टेक्नोलॉजी, इन सप्लाई चेन एसेट्रा। बाकी ड्रग टेरर नेक्सस मैंने ऑलरेडी बताया कि ड्रग टेरर नेक्सस क्या है। जो टेररिस्ट है वो आपके ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ रिलेटेड रहते हैं, या फिर जो ड्रग ट्रैफिकर होता है वो टेररिस्ट की मदद से ड्रग को ट्रैफिकिंग करते हैं, और उससे क्या होता है दोनों बेनिफिट होते हैं। ड्रग ट्रैफिकर्स को पैसे मिलते हैं, उसी पैसे को ये टेररिस्ट को समझाते हैं, जिससे टेररिस्ट क्या है उसको अपना फंडिंग मिल जाता है। ओके, तो बाकी इसमें ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल जो भी चीज़ें बताई वही चीज़ें इसमें रिपीट होंगी अभी। बाकी खुद से अगर पढ़ रहे हैं तो NCERT की आप कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़िए, इससे आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी सिलेबस से क्या लिंकेजेस है वो इसमें दिखाया गया है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग रखनी ज़रूरी है। देन ऑपरेशनलाइज करना है जो आपका पार्टनरशिप हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया के बीच में। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या है, बहुत सारी डेवलप नेशंस जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जैसे हल्दी को USA जो है पेटेंट करवाना चाह रही थी, जो कि हमारे देश में कई सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। फाइनेंस करना है स्किल इनिशिएटिव को। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से डिफरेंट अदर टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे। तो ये जैसे मैंने पढ़ाया बाकी चीज़ें, तो उसी तरीके से आप इसका की आर्ग्यूमेंट क्या है, फिर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इसका देखना है, चैलेंज क्या है, जो की टर्मिनोलॉजी से थोड़ा देख लीजिएगा। इससे जैसे बायलैटरलिज्म क्या हुआ, 2 पावर रहना, मल्टीपोलैरिटी क्या है, मोर देन 2 पावर रहना, ये सभी देखना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से बाकी आर्टिकल्स को भी मैं आशा करता हूँ आप देख लेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आज के डिस्कशन में इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।